डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें। है दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ अमेजिंग टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट भी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही नए नए PDF पाने के लिए आप हमारे वीडियो के एडिशन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट VVI या व्यक्ति तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वीडियो के एडिशन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और आपका कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर लीजिए। है दोस्तों, जैसा कि आज की मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी साइन और कॉस को बराबर करने के लिए हम थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आज को मालूम हुआ कि साइन में 45 डिग्री का मान तथा कॉस में 45 डिग्री का मान बराबर होता है। दोनों में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 45 डिग्री होगा। इसके बाद में आज सभी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। दिया गया है एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो इसकी परिधि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें व्यास दिया गया है तो हम r का मान ज्ञात करेंगे। r यानी त्रिज्या, फार्मूला होता है d/2 यानी व्यास बटा 2। तो व्यास का मान 14 है तो हम 14/2 कट के 7 आ जाएगा। उसके बाद में हमें इसका परिधि ज्ञात करना होगा। परिधि का फार्मूला 2πr होता है यानी 2 गुने पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है और r का मान देख लीजिए कितना है तो 7 है। अब आपको क्या करना होगा कि 7 से 7 को घटा लीजिएगा, 22 में 2 से गुना कर लीजिएगा तो 22 गुना कितना होता है तो 44 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 44 सेमी आ जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम चलिए इसका दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और दूसरा होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपको ये करना होगा कि देख लीजिए x2 का मान इसमें कितना है तो x2 का मान -1 है तो आप -1 लिखेंगे। x1 का मान यहाँ पे -5 है तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम +5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान। y2 का मान यहाँ पे 3 है, आपको 3 लिखना होगा। y1 का मान यहाँ पे 7 है तो आप यहाँ पे 7 इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि -1 और +5 मिल के हमारा 4 होगा और 4 के स्क्वायर कितना होता है तो 4 चौका 16 होता है। 3 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो -4 होगा और -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16 होता है। 16 में 16 को ऐड हम लोग कर देंगे तो 32 हो जाएगा और 32 का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं तो 4 चौका 16 और 16 दूनी 32 होता है जो कि रूट में होगा। डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकल जाएगा और 1 2 रूट में बच जाएगा। तो इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी का जो मान आएगा वो 4√2 आएगा। चलिए आंसर में देख लेते हैं। जो 4√2 दिया जा चुका है जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान है तो d का मान क्या होगा। तो हम लोग d ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का यूज करते हैं, वह होता है b² - 4ac। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b का मान a दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे a² - 4 गुने a का मान यहाँ पे b है और c का मान c है तो d का जो मान होगा वो a² - 4bc होगा। चलिए आंसर में देख लेते हैं। a² - 4ac = 0 दिया जा चुका है जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, वह फार्मूला होता है x² और प्लस होता है y² का √अंडर।
तो यहाँ पे x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहिए x स्क्वायर, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। y का मान 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9। तो देख लीजिए 9 में 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4, तो 9 4 रूट अंडर 13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर 13 आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखने से पहले आपसे बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उस ऐप में आपको क्लास 10th से लेकर 12 के साथ साथ ITI पॉलिटेक्निक तथा पैरामेडिकल तक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन उस ऐप में आप सभी को मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स, और वहाँ पे भी जो आपको ऐप देखने को मिलेगा उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे हमसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, वह होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। उसी प्रकार से y बराबर होते हैं y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, x1 का मान यहाँ पे -2 है तो हम -2 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है 4 है, बटा 2 लिखेंगे। तो -2 और +4 मिल के 2 बटा 2 हो जाएगा। अब इसे हम कटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से हम y वाला भी ज्ञात कर लेंगे। y1 का मान यहाँ पे 3 है, y2 का मान 1 है, तो 3 में 1 जुड़िएगा तो 4 होगा, और 4 बटा 2 कट के कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का निर्देशांक 1 आया है और y का निर्देशांक 2 आया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1,2 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है। अगर यहाँ पे r त्रिज्या और h ऊंचाई देकर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे आयतन भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब πr² हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये दोस्तों आपसे बता दें, सेक में 60 डिग्री तथा कोसेक में 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि सार्वंतर डी हो सकता है। तो आप सभी को एपी में हम आपसे बता दिए थे कि सार्वंतर कभी कभी धनात्मक यानी प्लस भी हो सकता है, कभी ऋणात्मक कभी माइनस भी हो सकता है, और कभी कभी उसका सार्वंतर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि डॉट 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 एक आभास संख्या है। तो आभास संख्या सबसे पहले ये जान लीजिए कि आभास संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक से भाग लगती हो, वैसे सभी संख्याओं को हम आभास संख्या कहेंगे। जैसे में हो जाएगा 3, 5, 11, 13, 17, ये जितने प्रकार की संख्या हम आशिक बताए हैं ये सभी आभास संख्या कहलाती है। अगला जो सवाल है डॉट डॉट एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई अगर देगा कि पाई कौन सी संख्या है, ऐसे भी पूछा जाएगा कि पाई बटा 2 कौन सी संख्या है, पाई बटा 4 कौन सी संख्या है। तो ये जितने भी पाई से रिलेटेड संख्या पूछे जाते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा q का जो मान है वो 0 के बराबर हो, ठीक है, वैसे सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा क्या होता है। तो मान लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगती है उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 और 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसका अगर हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, ये एक मरतबे कट जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में इसका एचसीएफ 2 आया। उसी प्रकार से अगर हम 10 और 12 का एचसीएफ लगता है तो ये सम संख्या है, तो 10 12 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ये 2 मरतबे, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10। तो इस परिस्थिति में भी आपका क्वेश्चन का सही जवाब कितना आया, 2 आया। तो इससे यह पता चलता है कि जब भी हम 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 आएगा। इसके बाद में
अगला जो सवाल है कि 5 + 2√2 कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, 5 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है, और √2 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल यानी प्लस, अंतर यानी माइनस हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b हो तो सारवंतर d का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, बिंदु P में दिया गया है 6, -5 में भुज का मान क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं और काफ़ी सिंपल है इसका जवाब देना। तो दिया गया कि बिंदु P में 6, -5 में कि भुज का मान क्या होगा। तो x को हम लोग कहते हैं भुज, ध्यान दीजिएगा, x को हम लोग कहते हैं भुज और y को हम लोग कहते हैं कोटि। तो कई बार मैट्रिक एग्जाम में कोटि भी पूछ सकता है, कई बार भुज भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ये पहले वाला को तो हम लोग x कहते हैं, दूसरा वाला को क्या कहते हैं y। तो आपसे पूछा गया है भुज का मान, तो भुज को हम लोग x कहते हैं। तो x का मतलब पहला वाला। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि बिंदु 2,3 स्थित है। तो ये जो बिंदु है वो कौन से पाद या कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सभी को बता दें कि कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में हो तो समझ लीजिए कि वो प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अगर कोई भी बिंदु दोनों माइनस है तो समझ लीजिए कि ये तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई भी बिंदु पहले माइनस दिया हो बाद में प्लस तो ये द्वितीय पाद यानी द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो ये चतुर्थ पाद यानी चतुर्थीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा तो दोनों प्लस में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब प्रथम पाद हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि sin × 90 - थीटा बराबर क्या होता है। तो ये आपके त्रिकोणमिति से सवाल लिए गए हैं। मैट्रिक एग्जाम में त्रिकोणमिति में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अतः आपको मैट्रिक एग्जाम देने से पहले त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला है मान सारणी के साथ साथ आज सभी को सभी फार्मूला याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में त्रिकोणमिति में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे sin × 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है cos थीटा, और cos × 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो वो sin थीटा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में कि समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा। मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग d ज्ञात करते हैं। d ज्ञात करने का एक फार्मूला है b² - 4ac। यहाँ पे b का मान देख लीजिए, 2 दिया गया है तो हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 गुने a का मान कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, और c का मान यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में 4 - 4 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये दोस्तों 4 में से हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो -12 होगा। तो -12 जो आया है वो मूल का प्राकृतिक अवास्तविक होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब अवास्तविक हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 का मान 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, -x1 का मान 4 है तो हम लोग 4 लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में y2 का मान यहाँ पे 3 है और माइनस y1 का मान यहाँ पे -1 है। तो माइनस और माइनस यहाँ पे +1 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपसे बता दें कि 2 में से अगर आप 4 को माइनस कीजिएगा तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। उसी प्रकार से 3 में 1 आपको ऐड कर लेना होगा, तो 3 और 1 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 में 4 को आप ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को 20 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 20 का गुणनखंड आप इस प्रकार से करेंगे, 2 दूनी 4 पचे 20। तो देख लीजिए डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा और 1 √5 बचेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 2 √5 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर में मैथ एंड मैजिक टाइप कीजिए, और जो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा
उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपकी जो मैट्रिक तैयारी है वो और भी मजबूत हो सके। चाहे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप अपने वेबसाइट में भी जाके आप अपनी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, जिसका नाम है www.questionforexam.com। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।